हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलिव बोर्ड का टीयर 1 वाले जो लाइव मॉक्स चल रहे हैं उनके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। और आपको पता ही होगा कि इनमें अपन जैसे हर एक चीज़ मतलब डिटेल्ड वे में देखते हैं, आसपास के सारे कंसेप्ट भी देखेंगे क्वेश्चन के, और मतलब आंसर सॉल्यूशन बेस्ट मेथड क्या है, जल्दी कैसे करेंगे, हर एक चीज़ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। क्या बता रहा है इसमें कि 3 संख्याएं दे रखी हैं अपन को, जो फर्स्ट है वो ट्वाइस द सेकंड है। अब देखो आगे का मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जितना पढ़ता हूं उतना लिखते जाता हूं, चीजों को बाद में अपन एडजस्ट करते हैं हमेशा। ये कभी नहीं करना कि आप पहले पूरा पढ़ रहे हो और फिर आप पीछे से आ रहे हो, नहीं। एग्जाम में क्योंकि ये चीजें मतलब नहीं हो पाती हैं अपन से, नॉर्मल सी बात है। जब अपन पढ़ाते हैं जब तो बोल देते हैं कि भाई आप पीछे से आओ तो फिर सही चीजें चलती आएंगी, नहीं, या फिर पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। पढ़ रहे हैं उतना लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड का मतलब यही है कि भाई अगर मैं सेकंड को एक्स बोलता हूं तो ये 2x हो जाएगी। और आगे क्या बोला कि एंड 3 टाइम्स द थर्ड, यानी कि फर्स्ट वाले की बात करी कि थर्ड का ये 3 टाइम्स है। अरे तो भाई थर्ड को मैं ये बोल दूंगा। अब देखो इसका मैं 3 गुना करता हूं तो यही आता है। अब इनको मैं एडजस्ट कर लूंगा बहुत जल्दी से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं 3 से गुणा कर देता हूं, ये 6x, ये 3x, ये 2x। अब जो भी कंडीशन थी ना वो अपने आप सेटिस्फाई होगी। देखो फर्स्ट ट्वाइस होनी चाहिए, ट्वाइस है, इसकी 3 टाइम्स होनी चाहिए, है। एवरेज ऑफ तीनों नंबर 88 दे रखा है। एवरेज का मतलब इनका जोड़ होता है, 6 3 9 2 11 बन गया, 11x/3 कर रहे हैं, वो 88 दे रखा है इसने। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है अपन से, x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 24 आ गई, और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा ये वाला है, तो 2 × 24 करेंगे, 48 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो ये ऑप्शन है एकदम से सही है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीखने वाली बात इस क्वेश्चन में यही है एक, कि मैं कैसे भी करके चीजों को ऐसा बना लूं कि मतलब वैल्यू बटा किसकी गुना चाहिए जिसके पे अपन को पहुंचना होता है, लगभग इवेंचुअली यही अपना फोकस होना चाहिए। ठीक है, आओ सेकंड नंबर पे। sec a + tan a = 10 दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। भाई बहुत ईजी है। अपने पास में जो पहली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वाली आइडेंटिटीज होती है ना, sin² θ + cos² θ = 1, और ये सारी उन्हीं से ये क्वेश्चन होगा सोल्व। कैसे? देखो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी होती है sec² θ - tan² θ = 1 होता है। या फिर आप अब देखो इस चीज को क्या लिख सकते हो, ये a² - b² जैसा दिख रहा है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं sec²a, या फिर अभी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, अभी तो अपन डायरेक्टली मैं समझा देता हूं आपको, जो समझाना चाह रहा हूं वो कि इसे a² - b² को a + b a - b लिख सकता हूं मैं, बस इतना बता रहा हूं। तो ये बन जाता है sec a - tan a, और इनटू में sec a + tan a, यानी कि मैं उस चीज को इधर भाग में भेज दूंगा। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं कि sec a - tan a और sec a + tan a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो मेरे पास में वैल्यू दे क्या रखी है, sec a + tan a = मुझे दे रखा है 10। भाई मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sec a - tan a लिख सकता हूं मैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10। अब मुझे जो पूछ रहा है उस पर चले जाओ। sec a पूछ रहा है मतलब ये रखना है, यानी इनको काट दो। अगर tan a पूछता तो मैं इनको काट देता। अब देखो क्या आ गया, 2 sec a = 10 + 1/10। इसको सोल्व करेंगे तो 101/10 आ गया, और ये 2 उधर नीचे भेज देंगे, यानी sec a की जो वैल्यू है वो 101/20 आ जाएगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब अपन को क्या याद रखना है कि भाई sec और sec a - tan a लिखते हैं तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और एक कोसेक और कोट में भी सेम आइडेंटिटी होती है, वो आप देखना जाके, आपका टास्क है वो अभी के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ। डीआई का क्वेश्चन तो मतलब एक तरीके से बोनस अपन को ट्रीट करना होता है। देखो क्या बता रहे, फालतू कुछ मत पढ़ो, डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाओ कि फाइंड द नंबर ऑफ फोन्स दैट वर नॉट डिफेक्टेड। बस ये देखना है ए और डी में, मतलब ये ए है, ये डी है, और ये देखो डिफेक्टेड फोन्स दे रखे हैं, मुझे नॉट डिफेक्टेड निकालना है, तो इसका बस 100 में से माइनस कर देंगे अपन, और क्या करना है। तो देखो क्या होगा भाई, 1520 फोन ए में थे, 10% डिफेक्टेड थे, तो नॉट डिफेक्टेड 90% हो जाएंगे। फिर डी में 1320 टोटल हैं, 35% डिफेक्टेड है, 65% नॉट डिफेक्टेड हो जाएंगे। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम लगा लो, बेस्ट रहेगा। देखो जीरो वगैरह को कुछ मत काटो, ये 9 से कुछ भी गुणा होगा तो 9 ही रह जाएगा। ठीक है, देखो 3 2 5 और 1 6, 6 × 11 का 2 बन गया, 6 दूनी 12, 12 का 3 बन जाएगा, 9 + 3 12, 12 का फिर 3 ही बन गया इवेंचुअली, या फिर 9 को हटा दो तो भी 3 ही आएगा डिजिटल सम। अब देखो इसमें 9 तो कट गया, 3 और 2 5 और 8 13 का 4 बन रहा है, 9 कट गया, इसमें भी 4 बन रहा है, 5 3 8 और 8 16 और 2 18 का
9 बन रहा है इसमें। तो इसमें देखो 6 2 8 2 10 2 12, 12 का 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी यही आपका आंसर है। अब आप देखो इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो इजीली, मुझे पता है आसान आसान वैल्यूज हैं, पर मेरे को बेटर ये लगा कि मैंने बहुत जल्दी ऐड करके डिजिटल सम लगा के आंसर निकाला और ए ऑप्शन मेरे को मिल गया। हाँ या ना? अगर मान लो ऐसा होता कि 3 जो है डिजिटल सम वो 2 ऑप्शंस में आ रहा होता तो मैं क्विकली इसको सिंप्लीफाई कर लेता, मैं यूनिट डिजिट देख लेता। बहुत सारे तरीके हैं करने के। देखो यूनिट डिजिट से बताता हूँ चलो, कि 1520 इंटू 90/100 लिखा है, प्लस में 1320 इंटू 65/100 लिखा है। दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 9 दूनी 18, 8 आएगा यूनिट डिजिट। इधर आओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से ये कटेगा 13 बार, 2 से इसको काट देंगे 66 बार, 6 तिया 18, फिर 8 आएगा यूनिट डिजिट। इधर भी 8 इधर भी 8, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 16, यूनिट डिजिट 6 मिलेगी मुझे। एक ही ऑप्शन में थी, मैं टिक कर दूंगा। बथेरे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के, मतलब एग्जाम में पकड़ना है आपको कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर दोगे या फिर क्लिक कौन सा करेगा आपके पास में एग्जाम में, बस वही चीज ध्यान रखनी है। 4 नंबर पे आ जाओ। हर्षा है, उसने एक सम बोरो किया है सिंपल इंटरेस्ट पे 4.5 साल के लिए। सम मुझे पता नहीं है, मैंने एक्स मान लिया। ये इसने 4.5 साल के लिए बोरो किया है। रेट अगर 4% हायर होती तो जो इंटरेस्ट है वो 3600 ज्यादा होता। भाई ऐसे करने की नीड ही नहीं है, इससे ज्यादा। अब देखो 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक बंदा तो ये करेगा कि भाई एक्स मैंने पैसा माना, प्रिंसिपल माना, मतलब रेट मैंने मानी वाई, ठीक है। देखना अभी मतलब तरीका बता रहा हूँ, जो बेसिक है वो कितना मुश्किल है और जो अपन करेंगे वो कितना इजी है। मैंने वाई रेट मानी और ये मैंने 4.5 साल के लिए लिया है और बटे 100, लेकिन इसने बोला कि अगर 4% ज्यादा होती यानी x रुपए के ऊपर रेट y + 4 होती और पैसा 4.5 साल के लिए लेते, बटे 100 करते, इन दोनों को घटाते तो जो ब्याज है वो 3600 रुपये आता। भाई आसान है, सोल्व कर सकते हैं। x इंटू 4.5 बटे 100 आ जाएगा, y + 4 में से y घटाएंगे, बराबर सोल्व करेंगे। क्यों करना है भाई, मेरे को पता है x इंटू 4.5 साल है, 4% की रेट हायर है, मतलब मैं डायरेक्टली 4 की वैल्यू निकाल लूंगा ना, बराबर 3600 दे रखा है मुझे, आया ना। एक पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक 0 आएगा। अब देखो 4 से 36 कट गया 9 बार, 9 से 45 कट गया 5 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार, ये 2 उधर जाएगा और उसके आगे 1 2 3 4 0 आएंगे। ये मेरा आंसर मिल गया मुझे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है अपन को। 5 नंबर पे आ जाओ। एक ट्रेडर है, वो राइस, व्हीट और मेज खरीदता है 40 50 और 60 रुपए पर केजी। ये रुपए लिखे हैं भाई, है ना, रुपए है ये सारे। अगर वो राइस को इतने प्रॉफिट पे, व्हीट को इतने लॉस पे बेचता है, इक्वल क्वांटिटीज तीनों की इतना प्रॉफिट देती हैं, तो कितनी प्राइस पे मेज को बेचना चाहिए? भाई देखो इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं, मैं समझाता हूँ। एक तो है कि आप है ना एकदम प्रॉपर मेथड से जाओ, एक है क्विकली। हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे बताते हुए चलूंगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ और आपको ये पता लगे कि भाई प्रॉपर तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का। अगर ट्रिक एग्जाम में क्लिक नहीं करनी तो ट्रिक कर रही है तो बहुत बेहतर, वेल एंड गुड है। देखो पहले बेसिक समझ लो, 40 50 और 60 रुपए की चीजें थी। ये राइस था, ये व्हीट था, ये मेज था। इसको 10% प्रॉफिट पे बेचोगे तो 40 इंटू 110 बटे 100 करोगे। ये वैसे लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्टली अपन 44 लिख देते, पर कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया आपके लिए। ये समझो, 10% के घाटे पे मतलब 45 रुपए में बेचेगा। आप निकाल लेना 50 इंटू 95 बटे 100, ठीक है, सॉरी 50 इंटू 90 बटे 100, 10 का घाटा है ना, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। भाई ओवरऑल चीजें मेरी 150 रुपए की बन गई, इस 150 पे से 8% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 108 बटे 100 में चीजें मिलनी चाहिए। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, ये काटेंगे 54 बार, 54 ये कितना हो जाएगा 162। चीजें इतने में बिकनी चाहिए टोटल। 5 और 4 9, 89 में ऑलरेडी बिक चुकी हैं। इन दोनों को अपन घटाएंगे तो 73 का प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि मतलब जो 60 वाली चीज थी वो 73 में बेचनी पड़ेगी, जब भी मेरे को ये प्रॉफिट मैच कर पाएगा। पर ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है एग्जाम में, अब समझिएगा। आपको ये पता है कि भाई ये 40 की चीज थी, ये 50 की, ये 60 की। ओवरऑल मुझे क्या हो रहा था, 8% का प्रॉफिट हो रहा था। इस चीज पे क्या है 10% का प्रॉफिट है, इस पे क्या है 10% का घाटा है, इस पे मुझे निकालना है। देखना भाई एक बात बताना मुझे, ओवरऑल मुझे 8% का प्रॉफिट में रहना है, मानते हो इस चीज को? अगर भाई इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये चीज 44 में जा रही है, यानी इस चीज में 4 बढ़ रही है आपकी वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल आपकी चीजें 150 रुपए की थी,
इस 150 पे इसने बोला 8% का फायदा होना चाहिए। मैं अगर 8 की वैल्यू निकाल लूँ, 8% की ही सोल्व करूंगा, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, ये 4 बार कट गया। टोटल मुझे 12 वैल्यू बढ़ानी है, या फिर 12 वैल्यू का मेरे को फायदा होना चाहिए। ये वैल्यू में बात करें, ये परसेंटेज था। देखो 4 की वैल्यू यहां बढ़ चुकी है, मतलब मुझे इन दोनों में मिला के, देखो 4 में से 12, मतलब 12 में से 4 गया, 8 वैल्यू बढ़नी चाहिए। भाई अगर ये 10 कम कर रहा है, 10% कम कर रहा था, 50 में से 10% जाएगा, यानी कि 5 कम करेगा। अगर ये 5 कम कर रहा है तो वो 5 इधर बढ़ाना भी पड़ेगा, और ऑलरेडी 8 बढ़ रहा था, यानी मेरे को ओवरऑल कितना 13 बढ़ाना पड़ गया ना। 13 बढ़ाना पड़ गया, मतलब 60 में 13 जोड़ूंगा 73 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है। भाई देखो मुझे पता है आपको ये चीज इजी लगी होगी इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब डेटा बहुत मुश्किल वाला होगा और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी पड़ जाएगी ना, जब आपको ये घटाने में इनमें जोर आएगा, जब ये मेथड इजी लगेगा। एक बार इसको समझ के देखना, सच में मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे आ जाते हैं। एचसीएफ निकालना है भाई, तरीका बता देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए तो मैं मैक्सिमम पावर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। एचसीएफ के लिए अपन मिनिमम पावर देखेंगे, लेकिन वो सब में होनी चाहिए। देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। अब देखो 2 की पावर यहां तो है, यहां भी है, पर यहां मेरे को 2 की पावर नहीं दिख रही, यानी कि एचसीएफ में 2 की पावर नहीं आएगी, ठीक है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। मैक्सिमम क्या दिखा भाई, 3 की पावर, मतलब जो सबसे छोटी ऐसी वैल्यू देखो जो सब में कॉमन है, यानी इसमें, इसमें और इसमें 3 की पावर 2 मुझे सब में दिख रहा है। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, मतलब 5 की पावर 1 ऐसी थी जो सब में थी। अब यहाँ 9 है, उसको छोड़ दो, यहाँ 7 और 11 तो सब में है ही नहीं, 13 सब में है ही नहीं, यानी यही आपका एचसीएफ है। मतलब कि 5 × 9 45 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। मानते हो इस चीज को, बड़ा इजी मेथड है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। 7 नंबर के ऊपर चले, ठीक है। 7 नंबर में बता रहा है कि एरिया बताना है ट्राइंगल का जिसके ये साइड्स दे रखे हैं और पेरीमीटर 36 दे रखा है। पहले पेरीमीटर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो ताकि सारी साइडें अलग अलग मिल जाए। 4 3 7 और 2 9, इनका जोड़ कर लिया मैंने। उस जोड़ की वैल्यू 36 दे रखी है, पेरीमीटर सभी साइडों का जोड़ ही तो होता है, तो जो 36 वैल्यू है वो 9 की है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 मिल गया, यानी कि ये वाली साइड 12 बन गई, ये 8 बन गई और ये 16 बन गई। अब ये मतलब कोई राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें तो नहीं दिख रही भाई, ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ट्रिपलेट अगर नहीं बनता तो अपन जाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला पे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्कूल टाइम में 9th-10th में ये वाला फॉर्मूला इतना मुश्किल लगता था देखने में, और अब देखो इसको अपन चुटकियों में मतलब 10 सेकंड में यूज करते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि 12 और 8 20 और 16 36 का आधा कर दो, यानी कि यहाँ पे 36 में से दे भी रखा था, उसका आधा कर दो तो 18 सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, यहाँ रख दो, यानी आ जाएगा 18। 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 8 10 और 18 माइनस 16 2। भाई इनको अब रूट लेना है तो मल्टीप्लाई करना तो सबसे बकवास काम होता है, इनका डायरेक्टली रूट ले लेते हैं अपन। तो रूट कैसे लेते हैं, या फिर मैं इधर ही लिख देता हूं। देखो 18 को 2 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, 36 का रूट 6 बन गया, और 6 और 10 को गुणा करते हैं 60 आता है। इस 60 को मैं लिख सकता हूं 15 गुणा 4, तो 15 का तो कोई रूट होता नहीं है, 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा, 15 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 12 रूट 15 करेक्ट आंसर होगा। ये जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या समझे अपन कि कभी भी ऐसा अगर रूट मिले तो गुणा कभी नहीं करना, इन फैक्टर्स का ही रूट कर लेना है। दूसरी चीज, जब कोई साइडों का पता नहीं चल रहा हो कैसी है, डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई चीजें। 8 नंबर पे चले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूं। सी से होता है आपका 2πr, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस लिखो, उसको हाइट से गुणा कर दो, और यहीं पे अगर वॉल्यूम लिखनी होती है तो जो बेस है उसका एरिया लिखो πr², इसको हाइट से गुणा कर दो, और लास्ट बचता है टीएसए। टीएसए में सीएसए तो आता ही आता है, बस बेस का और जो ऊपर वाला पार्ट है उनका एरिया ऐड कर दो, यानी दोनों सर्कल होते हैं तो 2πr² ऐड कर दो। देखो 2πrh में 2πr² ऐड होगा तो 2πr कॉमन निकल जाएगा और h + r बच जाएगा। भाई ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाओ तो निकाल भी पाओ, ये बहुत हेल्पफुल चीजें हैं आगे के लिए। आओ क्वेश्चन पे, बता रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 1980 है, रेडियस सिलेंडर की जो है वो 7/5 टाइम्स है उसकी हाइट की।
हाइट फाइंड करनी है। अभी भी बताया सी एस ए क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो हाइट की 7/5 टाइम्स है। हाइट को हाइट ही मान लो, रेडियस हो जाएगी 7/5 एच, दे रखा है क्वेश्चन बराबर 1980 है। कैलकुलेट कर लो, यहां से एच का स्क्वायर बनेगा, मतलब रूट लेना पड़ेगा आंसर में पक्का, यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, काटेंगे भाई, 7 से 7 कट गया, 22 का 9 गुणा करते हैं तो 198 आता है, मतलब ये 90 दे रखा है। ठीक है, अब 2 से 90 को काट दो 45 बार, देखो h का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 45 मतलब 225 बन गया। 225 15 का रूट होता है, हाइट 15 आ जाएगी। यही मेरे से पूछा था इस क्वेश्चन में, जो ये है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशंस के अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है, बस आपको क्या होता है, जो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में सिर्फ अपन को फॉर्मूले जो है वो अच्छे से बस दिमाग में होने चाहिए, याद भी नहीं है तो एक्चुअली निकालना आना चाहिए, फिर अपन इजीली कर पाएंगे, कोई ऐसे बड़ा काम नहीं है। 9 नंबर पे आ जाओ। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन इजीली, बस इसमें एक क्या ध्यान रखना है कि बोर्ड मास से जाना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, 12 में से जाएगा 26, माइनस का 14 बच जाएगा। देखो अब क्या मिल गया, 24 गुणा किससे करना है, 7 माइनस 34 माइनस यहाँ क्या मिल गया 16, क्योंकि 12 में से मैंने क्या घटाया था, 26 को घटाया था, सॉरी 14 मिल गया था, माइनस का 14 और प्लस में दे रखा है 48। ये माइनस का 48 या प्लस का 48 कट गए, 24 गुणा 7 मेरा आंसर आ जाएगा। पूरा कभी मत करना, यूनिट डिजिट देख लो, बाकी 24 का पढ़ा था तो और भी बढ़िया है, 168 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 नंबर पे आ जाओ। वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क की, इजी क्वेश्चन है। 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8, 1/8 से मतलब यहीं लिख देता हूं मैं, 1/8 से इसको काटेंगे 10 आ गया, 10 उधर जाके घटेगा 11 आ गया, तो 1/9 x का बराबर 11, 99 आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व करें इन क्वेश्चन का, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 11 नंबर पे आओ, ये ठीक क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर दे रखे हैं। सिमिलर वर्ड अगर वो दे रहा है क्वेश्चन में, मतलब वो एक ही चीज पूछ सकता है कि या तो दोनों ट्राइंगल्स में साइड के रेशियो की बात कर लेगा या फिर एरिया या पेरीमीटर की बात कर लेगा। और देखो इसके बारे में एक चीज समझा देता हूं आपको कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना, तो ऐसे मानो कि जो साइडों का रेशियो होता है ना, ऐसे मान लो इसकी साइड ए बी सी डी इस तरीके से है, समझ रहे होगे आप, तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, ये तो साइडों का रेशियो होता है। अगर पेरीमीटर का रेशियो भी बोल देगा ना, तो वो भी दोनों का इन्हीं के बराबर जाएगा, पर एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। और अगर एरिया पे रूट नहीं लगाना चाहते तो साइडों का और पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, वो एरिया के बराबर हो जाएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसने क्या बोला, ए बी 92 दे रखा है, बी सी 48 है, ए सी 120 दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ डी ई एफ 200 है। अगर भाई इसकी छोटी से छोटी साइड 200 है, तो वो इसके छोटी से छोटी जो साइड है ना, उसके मतलब रेशियो में आएगी, यानी सिमिलर होगी, यानी ये वाली 200 है। इतना क्लियर हो गया। पूछ रहे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड बता दो, भाई लॉन्गेस्ट इसकी अगर 120 है तो इसकी क्या होगी वो बतानी है, ये अगर लॉन्गेस्ट है तो इसकी भी यही होगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। मतलब और एक बात और बता दूं कि अगर 120 यहाँ लिख दिया और यहाँ 120 वाली की रेशियो में पूछ लेगा तो गड़बड़ नहीं करनी है और झिझकना नहीं है। ऐसा है कि 48 का 200 के साथ जैसा रेशियो बनेगा वैसा ही 120 का रेशियो इसकी साइड के साथ बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको दे दिया इसको दे दे। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट में ऐसा है कि जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, ऐसा चलता है। आया क्लियर हुआ समझ में? काट लो भाई इनको, 48 से तो कट जाएगा। देखो 48 का अगर मैं डिवाइड मतलब 5 टाइम करता हूं तो 240 होता है, ये उसका भी आधा है, यानी 2.5 टाइम काट देगा। x निकालना है, 25 दूनी 50 यानी 500 ऑप्शन आ जाएगा। x इज इक्वल टू जो 500 मतलब लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा कैसे किया अपन ने, इजी चीज थी ये, बस ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, रिपीटेशन वाली चीज है। ठीक है, 12 नंबर पे आओ। पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब स्लोप पे जाना पड़ेगा अपन को। स्लोप के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दूसरी चीज की पैरेलल लाइंस जो होती है ना, वो देखो हमेशा पैरेलल चलती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह होता है, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी इनका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है, हाँ या ना। और जो ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है। और एक सेकंड केस आता है परपेंडिकुलर लाइनों का। उनमें क्या होता है कि दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब अगर ये m1 और ये m2 है तो इनमें रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, हाँ या ना। यानी कि अगर आपके पास में एक का स्लोप है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों में लगा देते हैं।
और एक चीज और बताऊं भाई, इसमें स्लोप निकालने की जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं एक एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा हूं आपको। अगर ये लाइन 2x प्लस 8y की है तो जो भी लाइन आपको 2x प्लस 8y की मिले वही इसके पैरेलल होगी। मानते हो इस चीज को? क्योंकि जब ये 2x प्लस 8y 2x प्लस 8y होगा जब तो इनका स्लोप भाई सेम आ पाएगा, वरना स्लोप सेम कैसे आ जाएगा? मानते हो? ये समझ में आ रही है ये वाली चीज? इजी भी लग रहा होगा। बाकी अगर देखो स्लोप निकालना है तो उसके तरीके मैं बता देता हूं आपको। कभी नीड पड़ जाए किसी क्वेश्चन में तो फिर भाई आना तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर रटना है अपन को और आगे कभी आएगा ही नहीं। आसपास की चीजें जब भी सीखने को मिल रही हैं। 2x प्लस 8y बराबर 7 है। अब उसके भी 2-3 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड जिसमें आप डायरेक्टली पढ़ के निकाल सकते हो, पर पहले मैं बेसिक बताऊंगा। एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इसको लेके आ जाओ भाई, यानी 8y इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 7 ऑलरेडी था, यहाँ तो सिर्फ y रखना है, यानी माइनस 2 अपॉन 8x और प्लस में 7 अपॉन 8। उस 8 को मैं इन दोनों के भाग में ले आया। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करोगे, m की वैल्यू माइनस 2/8 या फिर माइनस 1/4 बोल दो, बात एक ही है। ये मेरा स्लोप मिल गया। लेकिन अब इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, कभी अपन के पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एग्जाम में क्या करना है, आपको एक लगाना है माइनस का साइन, फिर आपको लिखना है x का जो कोफिशिएंट है वो, और फिर अपॉन में आपको लिख देना है y का जो कोफिशिएंट है वो। बताओ यही नहीं लिखा था कि अपन ने यहाँ पे? इसको सोल्व करोगे माइनस 1/4 स्लोप आ जाएगा, वही था अपना स्लोप। पर मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो डायरेक्टली 2x प्लस 8y कंपेयर हो रहा है, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आ जाओ 13 नंबर के ऊपर। a की पावर भी 512 दे रखा है, कहाँ होता है भाई? 8 का क्यूब होता है 512। मैं देखते ही ये चीज समझ पाता हूँ भाई। अब देखो ये नहीं बोलना है अपन को कि भाई कैसे पता लग गया, भाई पता है 216 अगर देगा तो मैं 6 का क्यूब लिखूंगा, हाँ या ना? 343 देगा तो 7 का क्यूब लिखेंगे। लेकिन वो एक चीज और खेल सकता है अपने साथ में, मान लो वो ऐसा लिख के दे दे 4096। तो भाई अब इस चीज पे दो तरह के दिमाग लग सकते हैं अपने, कि या तो अपन इस चीज को 8 की पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर इस चीज को अपन 64 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ऐसे चीजों में फिर क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके अपन को, मतलब किस तरफ ले जाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे लेकिन भाई 512 है, कन्फर्म अपन श्योर है कि ए की पावर बी टाइप का बन रहा है, तो ऐसा ही बनेगा, है ना? और इसने एक बात और भी बोली कि जो दोनों हैं वो होल नंबर्स हैं, होल नंबर ही मिले अपन को, यानी a की वैल्यू 8 मिली और b की वैल्यू 3 मिली। ये क्लियर हुआ भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, कर लेंगे इजीली सॉल्व। a माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 की पावर b यानी 3 और प्लस में 2, 512 216 प्लस 2 करेंगे 218, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी चीज है। 14 नंबर पे चले। हाइट 2 कौन की दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, रेडियाई पूछ रहा है भाई। रेडियाई के अंदर स्क्वायर आता है तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर होता है। हाइट मेरे को दे रखी है 5/8, वॉल्यूम मेरे को दे रखी है 10/9। मैंने 1/3 पाई 1/3 पाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कटेंगे, जो भी ऐसी चीजें होती हैं वो कटती हैं, तो उनको कभी नहीं लिखना है, मतलब वेरिएबल्स हैं वो, ठीक है, एक तरीके से। अब भैया निकालनी है, 5 से 10 2 बार कट गया, ये उधर जाएगा 16 बन जाएगा। लेकिन 16/9 उत्तर में नहीं करना है भाई, स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा, यानी कि रूट लेंगे इसका तो 4/3 करेक्ट आंसर आएगा। ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी ध्यान रखना, चलो मैं कौन के सारे फॉर्मूले लिख देता हूं एक बार ताकि रिवीजन हो जाएगा। अगर सी एस से लिखना है तो मिलेगा पाई आर एल, अगर मुझे टी एस से लिखना है तो वही मैंने क्या बोला, सी एस है तो आएगा ही आएगा, बस एक बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में से पाई आर कॉमन निकलेगा, एल प्लस आर बच जाएगा। एक लास्ट आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम में आता है भाई बेस का एरिया लिखो, उसको हाइट से गुणा करो, और ये एक जैसे पिरामिड जैसी आकृति है तो इसमें एक 1/3 लग जाएगा। बाकी मैं पिरामिड और प्रिज्म से कंपेयर कर रहा हूं, तो कभी वो क्वेश्चन आएगा तो वो वाली चीजें भी अपन पक्का समझेंगे। ये सारे फॉर्मूले हो गए। एक ध्यान रख लेना, एल अगर निकालने को बोल देगा तो अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। सब इजी चीजें हैं। 15 नंबर पे आ जाओ। 15 नंबर में क्या बता रहे हैं कि बी ने इन्वेस्ट किए हैं 7,000 रुपए 9 महीने के लिए, ए ने इन्वेस्ट किए हैं 7 महीने के लिए, तो ए का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं बिना पढ़े बिना मैं 9,000 टिक कर दूंगा और यही मेरा करेक्ट आंसर है। अब कैसे समझना, आप भी कर पाओगे ये वाली चीज। देखो ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट मैं लिख रहा हूं, ये 7,000 रुपए है बी वाले बंदे की, यहां ए बंदा आएगा, टाइम यहां है 9 महीने। अब इसने बोला कि ए वाले बंदे ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट है पता नहीं है, प्रॉफिट दोनों को सेम चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। मानते हो इस चीज को? ठीक है, मानना पड़ेगा भाई, यही फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना है, मतलब 7,000 इनटू 9 करना है मुझे। ये किसके बराबर होना चाहिए, x इंटू 7 के। मानते हो? ठीक है, समझ में आ रहा है, x इंटू 7 के बराबर होना चाहिए।
अब अगर इधर 7,000 इंटू 9 है तो इधर अगर 7 है तो यहाँ 9,000 आना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मुझे 7 इंटू 9 इंटू 1000 चाहिए एक तरीके से। तो 7 तो है, 9 इंटू 1000 चाहिए था, मतलब 9,000। मैंने आंसर ठीक कर दिया। क्लियर हुई ये चीज? हर बार आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इनके अंदर जो है इस तरीके से डायरेक्टली कर पाते हो। 16 नंबर पे आ जाओ। एक शॉपकीपर है, उसने मार्कअप किया है एक आर्टिकल को 24% से, मतलब 100 रुपए की चीज थी, उसने 124 रुपए मार्क कर रखा है। ये सीपी थी, ये मार्क प्राइस है। भाई जब आप दुकान पे कोई चीज खरीद के लेके आते हो मार्केट से, तो भाई आपको अगर फायदा कमाना है तो आप उसके ऊपर कोई मार्क प्राइस तो लिखोगे ना, जब भी तो बेचोगे। अब कई बार आपको इस पर डिस्काउंट भी देना पड़ता है सेल की वजह से। डिस्काउंट देके जो भी आप प्राइस में बेचोगे वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी कि इतने में बेचा आपने। लेकिन इसने क्या बोला कि नेट प्रॉफिट या लॉस बताओ, अगर वो आर्टिकल को एक डिस्काउंट दे रहा है 15% का, मतलब 124 की चीज को वो 15% के डिस्काउंट यानी 85/100 में बेच रहा है, तो अपन को प्रॉफिट या लॉस बताना है। भाई बेस्ट तरीका इसका ये है कि पहले तो इस 100 को हटा दो आप। इस 100 को हटाने के लिए पूरी क्वेश्चन को 100 से मैं गुणा कर रहा हूं। यहां तो बन गया 10,000, यहां बन गया 12,400, जिसकी मेरे को नीड नहीं पड़ने वाली। और यहां से 100 से मैं गुणा करूंगा तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा। अब क्या तरीका है कि भाई इनको गुणा कर लो। एक तरीका तो ये भी था कि मैं इनको काट भी सकता था, पर मेरे को ज्यादा इजी पड़ता है उस काटने से कि मैं गुणा कर लूं। देखो 85 को 4 से कर सकते हैं अपन, 340 आता है। 340 के लिए 0 लिखूंगा, 34 कैरी लग जाएगी। 85 का दुगुना करूंगा 170, उसमें 34 जोड़ूंगा तो 204 आएगा। मैंने 4 लिखा, 20 कैरी लग गई। 85 में 20 जोड़ूंगा 105 आ जाएगा। मान रहे हो? 10,000 की चीज को 10,540 में बेच रहे हो, मतलब फायदा हो रहा है। और 540 जैसे कोई टर्म आ रही है, मतलब पक्का मेरे को ऑप्शन 540 वाला यानी 54 वाला मिलेगा, और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा। अब एक्चुअली मैं बताता हूँ कि भाई 540 का फायदा हुआ है, 10,000 पे हुआ है, इंटू 100, 3 0 से 3 0 कट गई, एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 5.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन ये चीजें नहीं करनी है, क्विकली करना है अपन को, तो फिर ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। 17 नंबर पे एक सम ऑफ मनी है। वो क्या हो रहा है, इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, 11% की रेट है। ये 66% अमाउंट टू 66% मोर देन द सम इन वाई ईयर्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इस क्वेश्चन को ऐसे करो आप कि भाई सम जो है ना आपका प्रिंसिपल, उसे 100 मान लो, और ये बोल रहा है कि अमाउंट जो है वो 66% ज्यादा हो जाता है, यानी 166 हो जाता है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाता हूं तो ब्याज मिलता है, घटा रहा हूं तो ब्याज मुझे 66 ही मिल रहा है, और ये 66 ब्याज 11% की रेट पे मिल रहा है। अगर इनको काटूंगा तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 साल के अंदर ये मेरे को मिला होगा। 6 को आप टिक कर दोगे। अब बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये मैं बेसिक से करने जाऊं तो पेज भर जाएगा पूरा, लेकिन मेरे को मतलब ही नहीं है उन चीजों से। मुझे तो ये चाहिए कि बस जल्दी आंसर आ जाए। निकाला अपन ने। आओ 18 नंबर के ऊपर। 18 में क्या बता रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ शुगर जो है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये भाई ध्यान रख लेना कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैंने यही लगाया था यहाँ पे कि प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 166 था, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना था, ये घटाया तो सिंपल इंटरेस्ट 66 आ गया, जो 11 रेट के ऊपर था। टाइम निकालूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 18 पे आ जाओ। प्राइस ऑफ अ शुगर है वो इंक्रीज करी गई 18% से, तो 100 से प्राइस को कर दिया 118, और कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया, यानी 100 कंजप्शन में मानता हूं, उसको 5% से डिक्रीज करके 95 बना दिया। ये मेरे से पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज बता दो एक्सपेंडिचर में। भाई एक्सपेंडिचर होता है इसका गुणा और इसका गुणा, यानी कि कंजप्शन का, और अगर मैं प्राइस का गुणा करता हूं तो एक्सपेंडिचर मिलता है मुझे। लिख दो क्या, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू में कंजप्शन। ठीक है, तो अब इनकी गुणा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को ज्यादा बेटर ये पड़ेगा कि 95 की बजाय मैं 19 से गुणा कर रहा हूं। 5 से काट दिया मैंने, और ये भी 5 से काट दिया, इधर तो आ गया 2000। अब देखो 19 को 8 से करते हैं तो कितना आता है, 152 आता है। 2 लिखा, 15 कैरी लग गई। 19 को 11 से करेंगे तो 209 आएगा, उसमें 15 जोड़ देंगे तो 224 आ जाएगा। 242 का फायदा हो रहा है। अरे भाई 242 जैसा ऑप्शन देखो ना, ये दिख गया। 101 कैसे दिखा, क्योंकि 200, अभी 242 जैसा ऑप्शन देखो ना, क्या दिख गया, 1 to 1 दिख गया। कैसे, क्योंकि भाई मेरे को 2000 की चीज पे 242 का फायदा हो रहा है। अरे तो 242 के नीचे वो 2000 जब लिखोगे, 200 ये कटेगा तो 121 ही तो आएगा। पूरा देख लो, इंटू 100, 2 0 कट गए, 121 आ गया, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 12.1 आ जाएगा। तरीका बस अपन को क्या करना है, क्विकली करना है, तो इसलिए ज्यादा जल्दी थोड़ी सी चीजों को सोल्व कर रहे हैं अपन। 19 नंबर पे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ये था भाई, ऐसे इक्वल टू कुछ नहीं होता है। तो 12/x बराबर दे रखा है 30/22, 0.5 हटा दिया, ऊपर 0 आ गया। 25 से 15 से काट लो, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 से 20 बार,
अच्छा और कट रहे हैं, तो अभी 5 से काट लो, 3 बार और 2 बार, ये कट जाएगा 6 बार। x बराबर, क्या गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दी भाई मैंने, 2 से 12 को काट दिया 6 बार, 6 × 18 ही तो आ रहा है, सही तो कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी होगी, देख लेते हैं एक बार, फिर देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो माइनर मिस्टेक होगी ही होगी, कोई नहीं। 12/x बराबर है 300/225, इसको 25 से काट लो, 25 से ये 9 बार कट रहा है, ये 25 से 1 बार और 2 बार कट रहा है, 12 से 12 कट गया, x = 9 आ जाएगा, अब ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा सुंदर भी लग रहा है। ठीक है भाई, 20 नंबर पे आओ। 20 नंबर में क्या बता रहा है कि एक ट्रेन है वो A टाउन से B टाउन जा रही है। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक जा रही है, ये A टाउन है, ये B टाउन है। अब इस क्वेश्चन को करने का भी देखो तरीका समझिएगा, कितना प्यारा तरीका है। ये बोल रहे हैं दोनों 170 किलोमीटर की दूरी पे है, बना दिया, यहां से ट्रेन निकली है 45 की स्पीड से, कुछ दूरी चलने के बाद में, सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद में वो अपनी स्पीड को 55 कर लेती है। मान लो वो यहां तक चल के आई और उसने यहां पे अपनी स्पीड को 55 कर लिया, ये बोल रहा है, और ये बी तक जो है यहां से लेके यहां तक 3 घंटे और 20 मिनट लेती है, 3 घंटे और 20 मिनट लेती है। कितनी दूरी के बाद में ट्रेन ने अपनी स्पीड बदली है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक तो तरीका, मतलब एक तरीका क्या, तरीका तो एक ही है कि आप इसमें इक्वेशन बना लो, लेकिन उस इक्वेशन को सोल्व करने का मैं तरीका बता सकता हूं आपको। देखो, मेरे को ये नहीं पता कि कितनी दूरी पे स्पीड बढ़ाई है, मैं मान लेता हूं कि x की दूरी तक, मतलब यहां से लेके यहां तक x दूरी थी, उस दूरी को इसने 45 की स्पीड से कवर किया। दूरी अपॉन स्पीड टाइम होता है, मैं इवेंचुअली टाइम पे जाना चाहता हूं। ठीक है, फिर जो बची हुई 170 माइनस x की दूरी थी ना, उसको 55 की स्पीड से तय किया, और इस चीज में से 3 घंटे और 20 मिनट लगे। मान रहे हो, क्योंकि ये टोटल टाइम था, ये टोटल टाइम के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे खेल आ जाता है भाई, एक बंदा तो क्या करेगा कि इस इक्वेशन को सोल्व करेगा, इजीली हो जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा, सिंपलीफाई भी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ज्यादा बेटर मानूंगा कि मैं ऑप्शन पुट करूं, क्योंकि देखो 45 में यहाँ रखूंगा तो 45 से 45 कटेगा, 1 आएगा, 170 में से 45 आएगा तो आएगा 125, 125/55 करेंगे। अब देखो भाई, इसको मैं इससे काट रहा हूं तो लगभग ये 55 का दुगना 110 होता है, तो लगभग ये 2 घंटे कुछ आएंगे, लेकिन ये कभी भी मेरे को 20 मिनट नहीं दे पाएंगे ऊपर वाली, मेरे को कैसे भी करके 3 घंटे के ऊपर 20 मिनट चाहिए। मैंने ये देखा कि ना 45, ना 55, ना 75, कोई सा ही नहीं दे पाएगा, सिर्फ 60 दे पाएगा। कैसे देखिएगा, क्योंकि 60/45 करते हैं ना, 15 से काटते हैं तो 4/3 आता है, और ये 4/3 ही मुझे देखो 1 घंटा, 4/3 का मतलब यही तो हो गया ना, 1 घंटा और 20 मिनट दे रहे हैं। मेरे को ये 20 मिनट ही चाहिए थी ऊपर वाली, क्यों, अरे क्योंकि भाई 170 में से यहां से 60 घटेगा ना, तो 110 आएगा, बट्टे 55 करेंगे, 2 घंटे, 2 घंटे ये रहे, 1 घंटा ये रहा, 3 घंटे 20 मिनट ये रहे। भाई देखो, जो समझ गया इजीली वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली आंसर कर पाएगा, जो नहीं समझा है वो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, एलसीएम लेके 60 आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, आ जाओ 21 नंबर पे। एम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ये इस काम को 5 दिन के लिए करता है। भाई देखो, यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं, ये चीजों को, ये फैक्ट्स है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं अपन, जो अपन ने क्रिएट किए हैं, ये दिमाग में रखने हैं आपको। कैसे कि मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क का कर रहे हो और आपको MNXYAB कुछ भी बंदे दे रखे हैं, अगर मान लो M दे रखा है, मैंने M लिख दिया, अब मैं N लिखूंगा, लेकिन इसने N के बारे में बात करने से पहले ही उसका टाइम दे दिया ना, तो मैं यही मान लूंगा कि यही मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, ये दिमाग में होनी चाहिए चीजें। अगर मान लो 20 काम ये कर रहा है, 20 ही टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 1 आ गई, दिक्कत नहीं है कोई। अब इसने क्या बोला कि इसने 5 दिन काम किया, 1 की एफिशिएंसी 5 दिन काम करेगा, 5 काम कर देगा, 20 में से 5 काम हो गया, मतलब 15 काम बच गया। ये 15 काम एन अकेले ने किया है 9 दिन में, तो अगर इस 15 काम को 9 से भाग कर दो, ये एन की एफिशिएंसी आ गई, कितनी, 3 से काटेंगे तो 5/3 आ गई। इसने पूछा दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में कर देंगे, तो भाई मेरे को 20 काम करवाना है, 1 और 5/3 की एफिशिएंसी से, सही है ना। तो ये 8/3 आ गया, वो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, 60/8 यानी 7.5। कैसे, 60/8 को सोल्व करेंगे, 15/2 आएगा, 7.5 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर पे आ जाओ। 22 नंबर में क्या बता रहा है कि PQR 120 दे रखा है, ये दे रखा है, PQS पूछ रहा है, ये तो भाई 60 ही आएगा। कैसे आया देखो मैं बताता हूं। ये ऐसे आया कि ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक कोई भी आर्क या फिर एक कोड, एक ही बात है, कोई सा भी चीज बोले, वो सेंटर पे जितना भी एंगल टेंड करती है ना, उसका आधा वो सर्कमफ्रेंस पे करती है, यानी ये एंगल 60 हो गया।
समझते जाना। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बता दी है मैंने आपको कि एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, वो अगर सरकमफ्रेंस पे जितना भी एंगल मान लो x सबटेंड कर रही है तो वो सेंटर पे उसका डबल टेंड करेगी 2x। यही चीज मैंने यहाँ पे लगाई। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ कि एक सर्कल है, यहाँ बता रहा हूँ, एक सर्कल है, उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। देखो ये 60 है, इसके ऑपोजिट ये एंगल रहा। मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना रहा हूँ दिख गया होगा आपको, रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये और ये, है ना। अगर ये 60 है तो ऑपोजिट का 180 होता है, यानी ये एंगल 120 ही बच जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 120 यहाँ लिख दिया था। और अब देखो एक लाइन के ऊपर एक अगर ट्रांसवर्सल डाली हुई है, ये एंगल 120 है तो ये ऑटोमेटिकली 60 ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन पे 180 होता है। तो अगर इधर 120 तो ये 60 ही बचेगा, 60 आंसर आ जाएगा। इजी पीजी चीज है, समझ रहे हो। बस भाई सर्कल की प्रॉपर्टीज जितना आसान कोई चीजें नहीं है, मेरे हिसाब से 8 10 12 प्रॉपर्टीज होंगे शायद, भाई रट लेना। एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपकी शिफ्ट में, ऐसा समझ लो, और वो बहुत इजी बनेगा, बस ध्यान रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज को। 23 नंबर पे आते हैं। एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर देखा है, एक पॉइंट ऑन ग्राउंड से 45 डिग्री। ये टावर है, ये पॉइंट है, यहां से एलिवेशन का एंगल 45 डिग्री दे रखा है। इसने बोला 60 मीटर टूवर्ड्स द टावर, चलो टूवर्ड्स द टावर आ जाओ 60 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन जाएगा। कोई बात नहीं, यहां आ जाएगा 60 डिग्री, एक ही बात है, यहां तक 60 कर दो। क्या बताया इसने कि हाइट ऑफ टावर बता दो, ये बतानी है भाई। अगर मैं इस दूरी को देखो 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 देखो, ये 45 डिग्री का एंगल है, अगर ये h है तो ये भी h होगी, अगर ये पूरी h है, ये 60 थी तो ये वाली h माइनस 60 बच गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस ट्राइंगल में 1060 लगा दो, यानी √3 इज इक्वल टू h अपॉन h माइनस 60। ये सॉल्व करेंगे तो देखो h √3 कॉमन आएगा, प्लस वाला आंसर आएगा, और ये आएगा। देखो कैसे निकाला मैंने, मैं बताता हूँ। ये बनेगा ऐसे कि √3h इसके साथ गुणा कर रहा हूं, माइनस √3 इंटू 60 और बराबर में h, ये इधर आया ना, तो h कॉमन निकाल दिया मैंने, और √3 माइनस 1 बच गया, ये उधर जाके 60 इंटू √3 बच जाएगा। मैंने पता है प्लस क्यों टिक किया, क्योंकि मुझे पता था कि h के साथ में माइनस वाली टर्म अगर आएगी ना तो उधर रैशनलाइजेशन करूंगा तो पक्का प्लस वाला आंसर मिलेगा आपको, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो मैं यहां से h निकाल रहा हूं, तो ये 60 √3 अपॉन में √3 माइनस 1 आएगा, ये ऊपर जाएंगे रैशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब देखो ये दोनों मिलके तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी 3 माइनस 1 2 बन गया, 2 से 60 30 बार कट गया, 30 √3 को अंदर भेज दो तो 3 प्लस √3 बच जाएगा, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अपन को। इजीली बस करना क्या है, अपन को इन ट्रायंगल्स में तो बस tan साइन ये लगाने होते हैं, इजीली आता जाता है। 24 नंबर पे आओ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जब भी एसिड और वाटर का क्वेश्चन आता है तो अच्छा ही माना जाता है। एक 175 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 60% एसिड है, इसका 60% निकालोगे तो 60 निकालेंगे तो 50 और 60 10 105 आ जाएगा। यानी कि अगर 105 इसमें एसिड है तो वाटर इसमें 70 हो जाएगा। अब देखो ये एसिड ये वाटर, इसने बोला कि इसमें कितना पानी ऐड करें कि जो है इस सॉल्यूशन में 40% एसिड हो जाए। दो तरीके हैं करने के, एक तो बताता हूं पहले बेसिक कि भाई 175 जो सॉल्यूशन है, जितना आप वाटर ऐड करोगे उतना सॉल्यूशन में भी तो ऐड होगा, यानी 175 प्लस x कर देते हैं। इसका अब अगर मैं 40% निकालूं तो वो अभी भी 105 ही आना चाहिए। बेस्ट तरीका है, एकदम बेसिक इक्वेशन लिखिए, कोई दिक्कत और दुराई वाली बात नहीं है। इसको सोल्व करोगे इजीली x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर टिक कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक और तरीका बताना चाहता हूं आपको, इससे ज्यादा बेटर, कि भाई मुझे 40% एसिड करना है ना, 40 का आप भाई देखो 40% एसिड होगा मतलब 60% वाटर होगा। इसको सोल्व करेंगे 2:3 आ जाएगा, ये एसिड है ये वाटर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 105 है वो 105 ही रहना चाहिए, यानी 105 जो है वो 2 की वैल्यू है। मैं अगर 3 की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 315/2। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 5 और फिर 7 और 0.5, यानी कि इतना इसमें वाटर बन जाएगा। अरे लेकिन 70 तो पहले से पानी था, अब बन गया 157.5, यानी बढ़ा कितना है 87.5 पानी बढ़ा है। यही मेरे से पूछा था कि कितना पानी बढ़ा है, ये करेक्ट आंसर है। अब बता दो ये कितना इजी चीज है। बाकी ये इक्वेशन भी सोल्व कर लेंगे अपन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, कभी ऐसा नहीं करेंगे अपन कि इनको भाग लगा रहे होंगे,
सबसे घटिया चीज है वो तो, ठीक है। ऐसे मान लो कि मतलब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, उस टाइम पे भी ये वाली चीज तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। करना क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन चीजों को। देखो 37 को 11 से गुणा करते हैं ना, तो 407 आता है। इतना जल्दी कैसे कर पाते हैं कि अपन को क्या करना होता है, जैसे देखो किसी भी चीज को 11 से गुणा करना है ना, तो 3 इधर लिखो, 7 इधर लिखो, बीच में दोनों का जोड़ लिख दो तो 10 आएगा। लेकिन मैं 10 का 0 ही लिख पाऊंगा, वो एक कैरी इसमें जुड़ जाएगी, तो मैंने 407 लिखा था। 29 को 23 से गुणा कर दो, पहाड़ा बोल दो भाई। 23 को अगर अपन 9 से गुणा करते हैं तो 207 आता है, 20 कैरी लग गई। 23 दूनी 46 और 20 बन गया 66। भाई बड़ा क्या है इन दोनों में से, ये बड़ा है, यानी मेरे को तो छोटा निकालना है, तो बड़े को काट दो। अब इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करो, फिर से वही बात, 32 को 11 से गुणा करो तो क्या आएगा 352। मैंने कितनी जल्दी किया, 3 इधर 2 इधर, बीच में दोनों का जोड़, ठीक है। अब 17 को 29 से कर दो, 17 में 153 होता है, 15 कैरी लगी, 17 दूनी 34 और 15 49। फिर ये बड़ा, यानी फिर यही बड़ा, मेरे को तो छोटा चाहिए, यानी इसे भी काट दो। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, 35 को 11 से करेंगे 385, 19 को 29 से करेंगे, जल्दी से लिख देता हूं मैं भाई, अब पहाड़े भी आपको क्या बोल बोल के सुनाऊं मैं, 551 आएगा, यानी कि ये बड़ा है, मतलब इसे काट दो, ये सबसे छोटा नंबर मिलेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली अपन ने पूरे 25 के 25 सवाल खत्म किए। सच में मजा आया सिंप्लीफाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा है कि तरीके सीखने हैं भाई, कॉपी में चीज़ों को लिखना है, जो गलत हो रहा है वो गलत क्यों हुआ, सही हो रहा है वो सही क्यों हुआ, ठीक है। मेरे को क्यों नहीं आया था पेपर में, टाइम किस में लगा, दूसरा मेथड में क्या लगा सकता था, हर एक चीज़ नोट डाउन होनी चाहिए, तभी रिवीजन में मजा आएगा। और जब आपकी एग्जाम आएगी, जब तक आप चीज़ों को दिमाग में रख पाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन अगले पेपर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।